कहे तो थे 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ाएंगे। इन कहते। हाँ, पहले हिस्ट्री शुरू 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 करें। हाँ, अब जो भी पढ़ाएंगे वो एक सीक्वेंस से चलेगा, और लगभग 30 40 50 क्लास 40 क्लास के अंदर मतलब 1 डेढ़ महीना में सब्जेक्ट फाइनल हो जाएगा। बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोग जैसे जो भी पढ़ रहे हैं, एक पोर्शन आपको एकदम ध्यान से रखिए, इसको एकदम बेसिक से समझा देते हैं सारी चीजें। देखो, कोई भी एग्जाम आए समय, जो भी एग्जाम चल रहा है, मोस्टली या तो आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी ट्रिपल एससी का एक एग्जाम दे रहे हैं, ट्रिपल एस सी का एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल परीक्षा अगर कोई देता है तो जीडी की परीक्षा दे रहा है, रेलवे की परीक्षा देते हैं, रेलवे, या मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक की परीक्षा देंगे, और सबसे ज़रूरी जो आजकल चल रहा है बच्चों में, यूपीपी का और यूपीएसआई का, ठीक है। तो ये जो परीक्षा जितना आप दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये लेखपाल भी इसी में चल रहा है, और लेखपाल के साथ साथ एक परीक्षा और होने वाला है, जैसे कि ये क्या नाम है आपका, बाबू लोग नहीं होते हैं विभागों में, बाबू की कुछ परीक्षा होने वाली है। तो जितने भी ये स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पर बाबू लोगों को रखा जा रहा है। खास करके जो जीआईसी स्कूल नहीं होता है, उन स्कूलों में इसको रखा जा रहा है। ये सारा चीज़ तो आपका रहेगा ही। अभी एक और वैकेंसी राजस्थान में आया हुआ है, कि ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है, ग्राम विकास अधिकारी, तो हम क्या बोलते हैं, बीडीओ। बहुत आसान परीक्षा होता है, सामान्य से थोड़ा तैयारी कर लेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा। ये है ग्राम विकास अधिकारी। पेट के थ्रू ये होता है कि आप पेट की परीक्षा पास किए रहिए, उसके कट ऑफ के आधार पर एक श्रेणी बनेगा कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी परीक्षा आप दे सकते हैं। इतने सारे वैकेंसी हैं जिसमें आप पाएंगे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। अब बात यह है कि कौन से परीक्षा में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मोटा मोटी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी करेंगे, या आप लोग जो नौकरी पा जाएं या नौकरी नहीं पाए वो भी लोग, साथ साथ 3 चीज़ों की तैयारी और आप करेंगे, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी, इसके अलावा अपने वहाँ यूपी के पीएससी की तैयारी। ये दोनों में अंतर है। ये हो जाता है आपके केंद्र सरकार की नौकरी के लिए, जो आईएएस की परीक्षा जब आप देते हैं, और ये हो जाता है आपके राज्य सरकार की परीक्षा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और राज्य के अंतर्गत ही एक और कैटेगरी निकाली जाती है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के आधार पे, जिसको आप लोग बोलते हैं आरओ और एआरओ, ठीक है। अब कुछ बात जैसे ध्यान से समझेंगे आप। हम कह रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो मान के चलिए बहुत लंबा नहीं चलेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी आपको बनाना होगा। जैसे एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपको ना कुछ कोर पोर्शन है जिसको तैयार करके चलना होगा। जैसे आपका पूरा मैथमेटिक का सेक्शन आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग ठीक से आता हो, रीजनिंग के अलावा आपको ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का पोर्शन आपको ठीक से आता हो, और जीएस का पोर्शन। तो जब पोर्शन आपको सारे के सारे कंफर्म पता रहेंगे तभी होगा। क्योंकि अभी आप देखें हाल ही में, अब ऐसा नहीं है केवल मैथ में आप 50 से 50 मार दीजिए, रीजनिंग में 50-50 मार दीजिए, इंग्लिश मार दीजिए, और जीएस में एकदम सुपड़ा साफ हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा। आपको अब क्या करना है कि जीएस भी उतना ही मेंटेन करके चलना है, सारे सब्जेक्ट को उतना ही फोकस करना है। अब हो क्या रहा है कि ये जितने भी परीक्षा दिखाई दे रहे हैं, इसमें ना लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, हिस्ट्री से क्वेश्चन हो, जीएस के क्वेश्चन हो, बहुत आएंगे तो 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आपको बेसिक ही पढ़ना होगा। लेकिन बात असली बदलेगा कहां से, यहां से। यहां पर यही सब्जेक्ट का महत्व बहुत हो जाएगा। यहां पर आपके इस सब्जेक्ट का महत्व नहीं रहेगा, इसका महत्व नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, सारा इसका रहेगा। और ऐसा नहीं है, किसी लोगों को ये लगता है कि ये परीक्षा देना बहुत आसान है, उसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, उसमें सिलेक्शन लेना कठिन है। नहीं, उल्टा है, उसमें सिलेक्शन लेना सबसे आसान है, ये बहुत कठिन है।
किसी को पता ही नहीं चलता। आप इसमें कम मेहनत करते हैं क्या? बहुत मेहनत करते हैं आप। एक तो आपको पता भी नहीं चलता है कि एक एक सीट के लिए मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 10-10 हजार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वहां ऐसा नहीं है, वहां आपको कम मिलेंगे। अभी देखिए रेलवे की वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले, ग्रुप डी का ही। जब फॉर्म भरा गया एनटीपीसी का, तो पूरे देश से 1.25 सीआर फॉर्म भरे गए थे। करोड़, एक दो फॉर्म नहीं, मतलब 1,25,00,000 फॉर्म भर दिए गए। अब इसमें आपका कैसे सिलेक्शन का कितना ज्यादा कठिन हो गया ना। हर जोन से हर आदमी इसी तैयारी में लगा हुआ है। और सबसे अलग बात तो ये हो जाता है कि जो इसकी तैयारी कर रहा है वो फॉर्म भर देते हैं सब, सारे बच्चे ये वाले जो तैयारी करते हैं वो जाके फॉर्म ये भर देते हैं। अब कंफ्यूजन क्या हो गया कि पता चले कि इस परीक्षा में बैठने वाले टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, और अब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है, अभी इस बार टेट का परीक्षा हुआ है, आप देखें पूरा स्टूडेंट परीक्षा दिया है, टीचर समुदाय परीक्षा दिए हैं, और जो लोग टीचिंग 10 साल से कर रहे थे वो बेचारे परीक्षा दिए हैं। यानी बापों पे परीक्षा दिया है, बेटा वो परीक्षा दिया है, माँ भी परीक्षा दी है, बेटी भी परीक्षा दी है। अब ऐसा एग्जाम होगा जहां पर इस तरह से चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं कहानी थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री से एक तय पैमाना है कि इतना क्वेश्चन आएगा। मान के चलिए कि हिस्ट्री से मोटा मोटी 20 से लेकर के आप 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा केवल हिस्ट्री से। 15 भी हो सकता है, किसी तरह 17 भी हो जाता है, 16 हो जाता है, 15 प्लस क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से। अगर वहीं आप पीसीएस की परीक्षा देखेंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एक हर एक राज्य का एक क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अब वो राज्य क्या करता है, अपने वहां एक एक पब्लिक सर्विस कमीशन के अकॉर्डिंग वो वैकेंसी निकालते रहते हैं। इसमें कम से कम मान के चलिए कि 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन आपको यहां से हिस्ट्री से देखने को मिले। अब कल्पना करिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट इतना बड़ा मैटर करेगा आपके। आरओआरए में भी वही सेम सीन चलेगा, कम से कम 17-18 क्वेश्चन से लेकर के 22 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से तब ये तीनों के तीनों पोर्शन में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन खूब दिखाई देंगे। अब बात क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं उस दौरान आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि ये जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए इतिहास के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो कैसे आएंगे। और ये ऐसा एक चीज नहीं है, ये पैटर्न आपको हर एक विषय से मिलेगा, मैथ से मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा, इंग्लिश से मिलेगा। बस यही पैटर्न आपको समझना होगा। मेरे पास एक बुक है, आप लोगों को ऑफिस में रखे हैं, दिखा देंगे कि कैसे फ्रेम किया गया है। शुरुआत में जो पहला टॉपिक होता है क्या होता है, प्राचीन इतिहास को आप पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के बाद क्या आता है, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल। उसके बाद आता है आधुनिक, आधुनिक काल। अब तीनों का अगर आप बंटवारा कर लीजिए समझने के लिए, इसका कालखंड कब से कब तक चलता है, इसको अगर आप देखें तो एकदम अज्ञात समय से ले लें हम, अगर शुरुआत से जहां तक शोध चल रहा है। अभी हाल ही में देखें कि बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं। अभी आपने पढ़ रहे थे कि आर्य कहाँ से आए थे, तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि मध्य एशिया में एक शिलापट्ट मिला है बोगजकोई। अब बोगजकोई में वही देवी देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, जो सेम ऋग्वैदिक के देवता हैं। तो वो सारी चीजें सेम है, इसीलिए चलिए वही चीज फिर से दोहराया जा रहा पैटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्यकाल से ही भारत के लोग या आर्यन लोग आए थे। लेकिन अभी हाल ही के रिसर्च बदल रहे हैं, अब अलग अलग जगह पर लोग बता रहे हैं। जैसे अविनाश जी का पढ़िए तो वहां से अलग मामला चलता है कि वो कहीं और से आए हुए हैं। तिलक का पढ़िए तो कुछ और समझ में आता है। मैक्स मूलर का पढ़िए तो उसका अलग समझ में आता है कि वो कहाँ से आए हुए हैं। उस तरह से बहुत सारा चीज हिस्ट्री में हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे कि चावल के जो पहले साक्ष्यदाने हैं कहाँ से मिले थे, सबसे प्राचीनतम कहाँ से मिले थे, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ चेंज हो चुका है, लहुरादेव हो गया है। अब मेहरगढ़ कहाँ था, पाकिस्तान में, और ये कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पे, यहीं आपके संत कबीर नगर में, बगल में ही, हमारे बगल में ही है वो, गोरखपुर के बगल में ही। तो अब सोचिए कहाँ से कहाँ चीजें बदल गई। कुछ लोग पढ़ रहे हैं कि अभी जो है कि प्राचीन काल में स्टार्टिंग में या कोई साक्ष्य 7,000 8,000 मिला था,
कुछ कुछ तो अभी महाराष्ट्र के आसपास चर्चा में चला है कि 10-10 हजार तक जाने वाला है हिस्ट्री में। तो चल रहा है, जल्दी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें पता चलेगी। यहां से लेकर के 712 का जो समय होता है, ये जो समय है आप एडी जो बोलते हैं, ये कालखंड आपका होता है प्राचीन काल। 712 इसलिए क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम कश्मीर के क्षेत्र में आक्रमण किया था इस साल। हाँ, और जो कासिम आक्रमण किया हुआ है, कासिम कब किया है? 712 में। अब कासिम जो दाहिर के ऊपर आक्रमण आप दिखाई दे रहा है, कासिम मूलतः है कौन? अरब यात्री है। तो अब कहीं ना कहीं भारत में जो मध्य के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, अरबी लोग अब आ रहे हैं भारत में। अब अरब के आक्रमण के बाद से कहानी दूसरी बदल जाएगी, यहीं से कि भारत में अरब आए, अरब का आक्रमण होना शुरू हुआ, तो अब यहां से चीजें एकदम बदल रही हैं। और ये बात कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, बल्कि एक किताब है चचनामा, और ये चचनामा ये कह रहा है कि अरबियों का आक्रमण हुआ है, समुद्र साहसिक नाव यात्राएं किए हैं और इस तरह से वो आए थे। यानी हम अज्ञात काल से लेकर के 712 तक का काल जो पढ़ते हैं, प्राचीन काल का इतिहास। मध्यकाल में आप क्या पढ़ते हैं? अब देखिए वहीं से शुरू हो जाएगा 712 से। अब इसके 712 के बाद से गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद लोदी लोग हैं, और लोदी के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। और फाइनली आप ये पाएंगे कि 1526 जब पानीपत का फर्स्ट वार हो रहा है, किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी से और बाबर से पानीपत का पहला युद्ध होता है। और उस युद्ध में अब यहीं से ये डिसाइड हो जाता है, अब भारत में लोदियों का शासन नहीं, बल्कि किसका शासन रहेगा? मुगलों का शासन। यानी जब भारत में मुगलों का शासन प्रारंभ हो रहा है, तो वहां से क्या किसका एंड हो जा रहा है? मध्यकाल का। और वो क्या हो जा रहा है फिर? आधुनिक काल का समय हो जा रहा है। अब आधुनिक काल में यह शुरू हो रहा है 1526 से। 1526 से इसकी शुरुआत हो जा रही है, आधुनिक भारत की शुरुआत हो रही है ना यहीं से 1526 से। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। मुगलों का यहां से डिसाइड हो जाता है कि मुगल जो है यहां से मुगल शासन करेंगे, लेकिन मुगल जो है वो 1526 से लेकर के 1707 तक, औरंगजेब जब तक मर नहीं जाता है तब तक ये शासन चलता रहता है। ठीक है, तब तक ये चलता रहता है। तो ये तो हो गया मध्यकाल का क्षेत्र, जिसमें आप देखेंगे कि मुगल लोग कब से कब तक चल रहे हैं, 1526 से लेकर के। ये मजबूत मुगलों की बात हो रही है, जब बहुत ताकतवर मुगल हैं तब की बात हो रही है। वहीं उसके बाद के जो उत्तर मुगल काल के जो लोग आते हैं, वो थोड़ा उतने मजबूत नहीं रहते हैं, कमजोर रहते हैं, धीरे धीरे दिन पर दिन टूटते चले जाते हैं। आधुनिक काल जो शुरुआत होता है वो औरंगजेब के मरने के बाद, यानी 1707 से शुरू हो जाए। और ये कहां तक चलेगा? अब इसको जहां तक आप पढ़ लीजिए, 1947 तक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1857 की क्रांति तक कई लोग पढ़ते हैं, 1947 तक पढ़ते हैं। और अब तो कई बार किताबों में 65 तक लेके जाया जा रहा है, 65 तक इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, वहां तक हिस्ट्री में। अब क्योंकि जो बीत गया वो हिस्ट्री हो गया। हम्म हम्म वो तो हर क्षण में रहेगा। अभी जैसे हम प्राचीन में आपको बताए हैं कि कहाँ से शुरू हो गया है, तो एक एक कालखंडों में आपको ऐसा ब्रेक दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता कब से कब तक है, और उसके बाद उत्तर जो है कि ऋग वैदिक काल या वैदिक काल शुरुआत हो रही है। तो कई लोग जो है ऋग वैदिक काल की शुरुआत कहाँ से शुरू करते हैं? 1500 से लेकर के, और कहाँ तक ले जाते हैं? 600 तक। तो 1500 से लेकर के 600, ये बीसी ही है, पूरा टोटल बीसी है। तो आप देखिए बिफोर क्राइस्ट का ही समय है, लेकिन कुछ विद्वान इसको नहीं मानते। वो इस डेट को 1750 मानते हैं, 250 साल और पुराना कर देते हैं, यहां से लेके जाते हैं, और फिर कहते हैं यहां से चलेगा वो मामला। जैसे कोई भी सभ्यता, ऐसा मैंने कहा ना कि जैसे जलवायु वाले में आप क्या पढ़ रहे थे, मौसम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में बदल जाएगा, जलवायु 30 साल लगेगा। तो कोई सभ्यता एक दिन में नहीं खत्म हो जाएगी। ऐसे आज आज सोए हैं और सुबह आप उठे और सब पूरा जलमग्न हो गया, सब खत्म हो गया दुनिया में। हो सकता है, ऐसा नहीं है, अर्थ के साथ कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन।
कि आप सुबह उठे पूरा गांव मर चुका है, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये है कि गांव में एक आध दो लोग नहीं है। हाँ, वही ना कह रहे हैं कि आदमी के खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप सुबह सो के जब सोइए तो रात में जब सुबह उठिए तो ये देखिए कि अपने ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि 3-4 लाख लोग निपट चुके हैं पूरी रात में। उसके बाद व्हाट्सएप खोलिए, फेसबुक उसको थोड़ा सा 5 मिनट देखिए, उठते ना 5 मिनट रुक करके फिर देखिए, देख लीजिए अपने नात रिश्तेदार सब लोग ठीक है, अगल बगल गाँव गाड़ा ठीक है, ठीक है, खुश होइए। हैप्पीनेस का इससे बड़ा क्या चीज़ है? अगर हमारा भाग्य खराब है, इससे बड़ा भाग्य क्या है कि आज अब लाइव है, अब जिंदा है। ठीक है, तो कौन सा? अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं कि मृत्यु ही सबसे बड़ी खुशी है, तो मृत्यु तो सही में सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि चीज जब फाइनल हो जाएगा, जैसे बुद्ध भी क्या समझा रहे हैं आपको कि जब तक आप इस पृथ्वी के आवागमन के चक्र में हैं तभी तक दुखी हैं। जिस दिन इस आवागमन के चक्र से आप मुक्त हुए, मोक्ष मिल गया, सुख मिल गया, बात खत्म। वो भी वही बात कह रहा है। लेकिन अगला आदमी इस इतना मोह माया में जकड़ा हुआ, मरे कौन? आप मरना चाहते हैं क्या? आपको पता है, हम सबको पता है, हमारे घर के बगल में मरघट है, शमशान है। आप अपने गांव से आ रहे हैं, नहर पर से आइए, 2-3 शमशान मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? कब्रगाह मिलेगा। लेकिन ओकरे बादो भी दिन भर में 4 बार उसी राउंड से आएंगे, लेकिन पूरा बुद्धि नहीं खुलेगा, जब मर जाएंगे। और यहाँ 1 घंटे बाद क्या हिसाब करना, इस पर डीलिंग हो रही है, पूरा प्लानिंग चल रही है कि 1 साल 1.5 साल बाद शादी करेंगे, उसके 1-1.5 साल बाद, उसके पहले 6 महीना पहले, साल भर पहले हम पहले शादी नौकरी करेंगे। सब प्लानिंग सेट है पूरे बुढ़ापे तक का। और आपको पता है कि 1 सेकंड, सेकंड क्या, माइक्रो सेकंड भी आपके हाथ में नहीं है। मतलब आप परीक्षा सेंटर पर जा रहे हैं, वहां पर सेंटर की जो गेट क्लोज का टाइम है वो 9 बजे का टाइम है, गारंटी है आप पहुंच जाएंगे? कुछ भी अगर आपदा आ जाए, कोई प्रकृति गड़बड़, अरे भाई टौनिया के जा ही रहे हैं सुबह सुबह, पता चला कोनो गड़िया लड़ा दिया। और आदमी ऐसी स्थिति में जब गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है, तो एक्सीलेटर जानबूझ के दबाता है, और जोर जोर से दबाएगा जल्दी पहुंचने के चक्कर में। तो खैर, ये मामला ये है कि आप इसको थोड़ा समझिए। जब इसको समझ जाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी कि पढ़ना कितना है। अब है क्या कि जब आपके पास हिस्ट्री के तीनों फ्रेम हम कर दिए, अभी बांट दिए, अब यही चीज आपकी हर सब्जेक्ट में बांटना है आपको। ज्योग्राफी में बांटना है, पॉलिटी में बांटना है, साइंस में बांटना है, मैथ में बांटना है, रीजनिंग में बांटना है, हर पोर्शन को बांट लीजिए। तो आप देखिए कि अगर एग्जाम में आपके सामने 20 क्वेश्चन आ रहा है, किसी एग्जाम में आपको लगेगा कि 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन में हम किसी एक खास को पढ़ें, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। अक्सर जो एग्जाम का पैटर्न है, मोटा मोटी मान के चलिए कि यहां से 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन सिर्फ आपको कहां से मिल जाएगा? आधुनिक से। इतना बड़ा चीज कवर करेगा ये। उसके बाद 5 क्वेश्चन से लेकर के 7 क्वेश्चन तक आपको कहां से मिल जाएगा? एंशिएंट से। अब मान लीजिए 8 है और 7 है, कितना पहुंच गए? हाँ, 15 पहुंचे। इनकी साथ इनका रेशियो एकदम खराब रहेगा। इनका रेशियो 2 क्वेश्चन से लेकर के 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसी के बीच में। अब आपके दिमाग पे ऊपर है कि आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा महत्व, किसमें चले रहा होगा। आधुनिक हमेशा टॉप रहता है, आज तक का रिकॉर्ड है। अभी वो, क्योंकि उनको भी मालूम है ना कि ये सीधा सपाट है एकदम हिस्ट्री। अभी मैं 1-1.5 घंटे आपसे चर्चा करूं तो मैं पूरा मध्यकाल आपको चर्चा समझा दूंगा, लेकिन आधुनिक में नहीं समझा पाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, इतने उसमें पैटर्न अभी बदलते जाएंगे कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि अरे सर यहां से प्राचीन तो और पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि कोई भी चीज एक रास्ते जा रहा हो तो समझ में आता हो, कोई चीज एकदम ब्रांच क्रिएट कर रहा हो तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे किसी पेड़ पे चढ़ रहे हो और 72 ठो ब्रांच हो, क्या आपको लगता है कि एक ही बार सारे ब्रांच पे चढ़ जाएंगे? नहीं, एक एक करके जाएंगे ना। एक साथ सारे ब्रांच काम करते हैं प्राचीन काल में, यानी एक ही टाइम पर 2-2 3-3 वंशावली शासन कर रही है। मध्य वाले भारत में कुछ और चल रही है,
पूरे दक्षिण भारत में कुछ और चल रहा है, नॉर्थ में कुछ और चल रहा है, ईस्टर्न वाले क्षेत्र में कुछ और, वेस्टर्न में कुछ और चल रहा है। कहीं चोल शासन कर रहे हैं, कहीं प्रतिहार कर रहे हैं, कहीं गुर्जर कर रहे हैं, कहीं पाल कर रहे हैं प्राचीन में। हाँ, तो लास्ट का या शुरुआत में भी आपको देखेंगे तो हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, हर्यक वंश पढ़ते हैं। हम लोग उस समय जानबूझ करके चीजों को हटा दी। जैसे मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री में कोई चीज ना लिखा रहा है तो कैसे जान जाएंगे? कुछ चीजें जानबूझ करके ऐसी लिखी गई हैं। हाँ, नहीं, जैसे आप अशोक पढ़ते हैं ना, अशोक पढ़ते हैं तो आप क्यों खारवेल का गुफा लेख पढ़ते हैं? जाहिर सी बात है कि एक टाइम में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी भारत में, यहां पर अगर अशोक बैठे हुए हैं तो यहां भी कोई कुछ बैठा हुआ है, वरना अगर कोई बैठा नहीं होता तो यहां कलिंग पे युद्ध करने का जरूरत है क्या पड़ रहा है? नहीं पड़ता। कोई भी राजा बेवजह क्यों युद्ध करेगा? अगर सब पूरा आपका पूरा गांव का जमीन, मान लीजिए आपके गांव में 100 एकड़ जमीन है और पता चले कि कोई 2 एकड़ आपका जमीन हथियार रहा है 100 एकड़ में से, तो आप क्या करेंगे? गोलू बारूद बम लेकर के तो उतर जाएंगे उसको मारने के लिए। एक छोटा सा मेढ़ी होता है, मेढ़िया कोनो काट देगा तो आप क्या करते हैं? उधर उधर लेकर के पहाटा लगाने चले जाते हैं, छोटी सी बात के लिए। तो वो ऐसा नहीं है, वो शुरुआत में भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप पहला वंशावली कौन सा पढ़ते हैं? हर्यक वंश। हर्यक वंश का फर्स्ट राजा कौन है? बिंबिसार। आप बिंबिसार के बारे में क्या सुने हैं कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया हुआ? शादी विवाह करके। तो जो 3-4 सदियां कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी राजा के मांग तो कर रहा है और दहेज ले रहा है। तो दहेज क्यों ले रहा है जब अगर सब उसी का होता? तो वो राजा अपने राज्य का विस्तार ही दहेज के आधार पर कर दिया। इसका मतलब कि एक साथ कई राजा, छोटे 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 राजा शासन करते, यानी शासन व्यवस्था डिसेंट्रलाइज था, राजा के पूरे कंट्रोल में नहीं था। पूरे कंट्रोल में आने का मतलब है कि जब केवल राजा का ही सारी बात सब लोग मानते हो, कोई ना कोई इधर उधर उठा पटक करता था। उसमें भी आप देखिए काशी वाले राजा से अक्सर विवाद हुआ करता था। काशी के राजा से, एक राजा थे वहां के और उनकी लड़की थी, शायद क्षेमा थी उनकी लड़की, उनसे अक्सर विवाद होता था क्योंकि अजात शत्रु जो है, जो अपने ममहर का जो मामला था वहां वो विवाह करना चाहता था और आए दिन उत्पात करता था। और अजात शत्रु का उत्पात तो ये सीन था, जब सोचिए कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री का पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो पहला राजा कौन है? बिंबिसार। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस वंश को ही क्या बोल देते हैं? पितृ अंता। कहां है? क्योंकि इसका बेटा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। और इसके ऊपर क्या आरोप है कि इसने अपने पिताजी की क्या कर दी है? हत्या कर दी है। इनका बेटा कौन है? हाँ, उदाइन। नहीं, बिंदुसार कहां चले गए आप? हाँ, चेंज हो जाएगा। बस ये समझिए कि हर्यक वंश का पहला शासक एकदम याद कर लीजिए। पहला वंशावली कौन है? मतलब हमारे वहां पढ़ते हैं हम लोग हर्यक वंश, और हर्यक वंश का पहला शासक कौन है? बिंबिसार। दूसरा शासक कौन है? अजातशत्रु। तीसरा शासक कौन सा है? उदयन। अब जरा सोचिए कि इनके ऊपर एक ही कलंक है कि ये, अब ये वंश में राजा जो होता है, जो उसका राजकुमार होता है, वो कुमार अपने बाबूजी की हत्या कर देता है, हमेशा हत्या कर देता है और हत्या करके गद्दी पर धारण कर लेता है। ऐसा था नहीं। जब ये बूढ़े होने वाले थे और लगभग शासन लंबे समय तक कर लिए थे, तो क्योंकि कई सारी रानियां, कई सारे बच्चे थे, तो अजातशत्रु को ऐसा लगता था कि मेरा उत्तराधिकारी कोई और बन जाएगा, मुझे मेरे पिताजी नहीं बनाएंगे उत्तराधिकारी। तो अजातशत्रु ने इनसे जोर जबरदस्ती से कहा कि आप मुझे राजा बना लीजिए, लेकिन ये बोले कि एक समय आएगा तो कर देंगे। ये नाराज होकर के इनको क्या करता है? जेल में बंद कर देता और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। एक दिन इनकी वाइफ यानी इसकी मां आकर के ये कहती है कि देखो तुमने बहुत गलत किया पिताजी के साथ, वो अगले कुछ दिन में ही तुम्हें राजा बनाने वाले थे, अच्छा होते हुए बुरा बन गया, वो इनको कैद कर दिया। अब ये बहुत भावुक कर दी इसकी मां ने, इमोशनल कर दी कि अरे तुमने बहुत गलती किया, अपने पिताजी को कैद क्यों कर दिया, तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था, उनको जाओ अभी इसी क्षण और जा करके बचा करके ले आओ। तो अब ये क्या करता है? तलवार उठाता है और दौड़ता है उस किलेबंदी जहां किया गया रहता है, मतलब जो जेल कटघरा रहता है,
वहां दौड़ता है और जा करके जेल के पास पहुंचने वाला होता है, तब तक कोई यहाँ पर मुखबिर आकर के कह देता है कि महाराज वो तो तलवार लेकर के निकल गए हैं राजमहल से। महाराज कहते खंजर दो मुझे। अब बेटे के हाथ से क्या मरना, अपन ये खंजर मार के मर गया। अब जब ये आया तो देख, वो तो आया था बेड़ी काटने पिताजी का, और जब यहाँ आता है तो पता चले कि पिताजी फिनिश हो गए, बाप मर गए इसके। और जब पिताजी मर गए तो फिर अब अजातशत्रु तो अबाक रह गया कि न चाहते हुए अपने ऊपर क्या ले लिए, कलंक। क्योंकि राज्य के बाहर के लोग थोड़ी ना जान रहे हैं कि गए बेड़ी खोलने, सबको पता है कि महाराज को कैद कर लिया गया है और अब नया राजा बन गया अजातशत्रु। अच्छा आदमी नहीं, अजातशत्रु अच्छा है बुरा है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये समझिए, ये व्यक्ति कितना वो है कि बौद्ध धर्म के उत्थान में इसने कितना काम किया कि 8 जगहों पर जो स्तूप बनवाए गए वो इसी की निगरानी में बनाए गए। क्या 8 जगहों पे जितने स्तूप बनाए गए वो इसी की निगरानी में बनाए गए। तो जरा कल्पना, हाँ, पहला बौद्ध संगीति भी इसने कराया था। तो इस व्यक्ति को आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से गलत है, अपने पिता की हत्या किया था। हाँ, ये चीज की यही सेम पैटर्न आता है उदाइन के समय में, और वही चीज होता है जो इन्होंने नहीं किया था इनके साथ हो जाता। इनकी हत्या ये जरूर कर दिया और ये मर जाते हैं। तो देखा जाए तो इसको हत्यारा कहा जा सकता है उदाइन को, लेकिन कलंक किसके कपारे पर चढ़ा हुआ? कलंक होता है चौकचन्ना चांद देख लिए थे, इनके ऊपर कलंक लग गया था। भगवान कृष्ण के ऊपर लग गया था कि जहां गाय बधी होती है ना, जो गोखुर होता है, उसमें चांद देख लिए थे चौकचन्ना का, नहीं देखना होता नहीं, लेकिन माँ कहती है कि आज चौकचन्ना चांद मत देखिए रे। अब वो जा करके देख लिए थे कृष्ण भगवान, उनको 9 लखा हार का चोरी लग गया था कृष्ण भगवान के ऊपर, जो जामवंत जी से लड़ाई लड़ते हैं उसी चोरी के चक्कर में। अब पूरा जिंदगी उनको लोग क्या कहते हैं? चोर। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? अभी हम आपसे कह दें कि सुनिए बहुत डरपोक आदमी है यार, तुम तो लड़ाइया छोड़ के भाग गए, डरपोक कह दें तो आपका अपमान हो जाए। हम लोग तो अपने भगवान को ही क्या बोलते हैं? रणछोड़ दास। रणछोड़ दास का मतलब जानते हैं क्या होता है? रण, लड़ाई ही छोड़ के भाग जाना। कृष्ण भगवान को रणछोड़ दास कहा गया था। तो अब आप समझिए यहां पर कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका, उसमें अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है। ऐसे हम सारे सब्जेक्ट समझा देंगे आपको कि किस पर ज्यादा जोर देना है, यानी आपकी प्राथमिकता ज्यादातर किस पर होनी चाहिए? नंबर 1 पे। दूसरी प्राथमिकता कहां जानी चाहिए? प्राचीन पे। और तीसरी प्राथमिकता कहां जानी चाहिए? अब होता क्या है, लोगों को इंटरेस्ट कहां आता है? कहां? क्योंकि एवं खाली परिवार, घर, लड़ाई, मार, कलेश, प्रेम, यही सब है और कुछ नहीं दिखेगा। मतलब जितना तरह का व्यभिचार आपको देखने को मिलेगा, मध्यकाल उठा देख लीजिए, सारा व्यभिचार आपको यहीं मिलेगा। एक से एक राजा के बारे में, एक से एक कहानियां। अब जैसे अकबर और बीरबल की सारी कहानियां आप पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? मध्यकाल में पढ़ते होंगे। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब पढ़े जा रहा आदमी, मजा आ रहा है, सब्जेक्ट से उसका कोई नहीं। लेकिन अब अकबर का प्रशासन आपके एग्जाम में पूछेगा, आप पढ़िए। पूछता है हमें, नहीं, वो हमेशा पूछता है, वही से तो क्वेश्चन बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है प्रांत कितने थे। अब जरा कल्पना करिए, एक क्वेश्चन बनता है, अकबर के शासन काल में अकबर का कुल कितना प्रांत था? प्रांतों की संख्या। औरंगजेब के शासन काल में उसके प्रांतों की संख्या। जरा मुझे आप दिमाग से सोच के बताइए कि अकबर का क्षेत्रफल शासन का ज्यादा था या औरंगजेब का? औरंगजेब का था, क्योंकि अकबर के प्रांतों की संख्या जो थी वो सिर्फ 15 थी। औरंगजेब का तो 20-21 हो चुका था। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करें इसका? हाँ, सेंट्रलाइज हो गया था, पूरी तरह से नहीं, सेंट्रलाइज हो गया था। अकबर के टाइम में सेंट्रलाइज हो गया था, चीजें हो गई थी। लेकिन जैसे ही अकबर के, जैसे क्या होता है कि अकबर के बाद शासन पे कौन बैठा? जहांगीर बैठा। जहांगीर ही बैठा ना, जहांगीर मतलब सलीम। तो सलीम जब बैठा तो सलीम उस तरह से नहीं था जैसा अकबर सोच रहे थे उसको लेकर के, क्योंकि एक तो एक उम्र, बहुत अच्छा खासा उम्र उसका बीत चुका था। जैसे आप देख लीजिए, अकबर ही अपने शासनकाल में कब से कब तक बैठे हुए हैं? 1556 से लेकर के कब तक? 1605 तक अकबर गद्दी पे बैठे हुए हैं। लगभग ये शासनकाल देखेंगे तो 49.5 बरस हो जाता है।
अब कल्पना करिए किसी का बेटा और वेट कर रहा हो इतना दिन से, अब गद्दी मिलेगा, अब गद्दी मिलेगा। वो खुद है बेचारा 40-55 साल का हो चुका था एक समय के बाद, मतलब उसका उम्र ही मतलब 50-40-45 बढ़ते जा रहा था। हाँ, सलीम का। और जहांगीर इसीलिए तो बौरा गया था, इसीलिए देखिएगा जहांगीर का अपने पिता अकबर के साथ कभी नहीं पटा हुआ, कभी नहीं पटा है। वो अगर कहीं और रहते थे तो वो आकर के आगरा के लाल किला पे अधिकार करके बैठा हुआ था। यहां तक कि अंतिम समय में 1605 में अपने पिता के विरुद्ध कूच कर दिया था लड़ाई के लिए, बहुत भयंकर सेना लेकर के, ये अकबर को फाइनली मार मुरा देंगे, खत्म कर देंगे। अब सोचो इस तरह का बेटा। और विवाह किससे हुआ था? नूरजहां से। और इनको जब गद्दी मिला 1605 में, तो 1605 से लेकर के 1611 तक ठीक था कि इनका शरीर काम किया। उसके बाद जौन जौन बीमारी ना, वो सब बीमारी धर लिया इनको, क्योंकि आशिक मिजाज के बहुत लंबा चल रहे थे ये। 11 में ऐसा इनके ऊपर कवर हुआ बीमारी कि समझ लीजिए कि केवल ये बैठे रहते थे, इनकी मेहरारू आती थी, सुरती बना के इनको देती, ले भाई खा लो, कहीं नहीं। और ये खाते थे। यहां से लेकर के आप देखिए 1627 तक, यानी इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1605 से लेकर 1627 तक, इतना लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन 11 के बाद से शासन कौन कर रही है? वाइफ पूरा कंट्रोल कर ली थी, ये बस चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे कुछ भी हो, नाच गाना लगा देती होगी अपना आराम से, 3-4 ठो अपना आकर के नर्तकी नाच रही होंगे, हम महाराज देख रहे हैं, वाइन वाइन पकड़ा देती होगी, तंबाकू बना करके हाथ में लगा दिया महाराज, क्योंकि इसी के समय में तंबाकू उम्बाकू का चलन भारत में आ गया था, क्योंकि पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं और वो सारे चीजें लेकर के चले आए होंगे, खाने पीने की आइटम, और बस शुरू हो गए थे ये, और पूरा खेती करवाते थे ये। तो खैर, आप एंशियंट में जब भी पढ़िए तो प्राचीन काल को महत्व दीजिए इसकी तुलना में, मध्यकाल की तुलना। और हम तो कह रहे हैं कि शुरुआत से पढ़ते हैं एक एक करके, प्राचीन, मध्य और फिर आधुनिक। और इस बार जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम एक सीक्वेंस है, मान के चलिए कि 30-35-40 क्लास में एकदम एक रास्ते पे ला देंगे। अब इसमें जरा देखिए, आप जब प्राचीन वाले इतिहास को पढ़ते हैं, आप ज्यादातर जो प्राचीन काल वाले में 3 चीजों को ऐसे बांट के पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ। तो एक तो पूरा वाला पोर्शन हो जाता है, एक मध्य वाला पोर्शन हो जाता है, और एक हो जाता है आपका नौ पाषाण का। ये इसके पहले वाले क्लास में हम लगभग सारी चीजें समझा दिए थे, ठीक है, पढ़ लिए थे हम लोग। और यहां तक कि सिंध सभ्यता के बारे में भी पढ़ लिए थे। नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार समझा देंगे। और सिंध सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो 2500 से लेकर के बीसी से कहां तक, लगभग 1500 बीसी तक का जो समय है। देखिए वही ना कह रहे हैं कि कहने के लिए उसको 2750 से लेकर के 1750 अटकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि बात तो वही हो, एक तरह से लग रहा है ना कि आप इसको 2750 बीसी से लेकर के 1750 का, ये समय उतना ही जा रहा है, इसमें भी 1000 साल ही है वो, बस आगे पीछे। और कोई भी कह रहा है ना, कोई भी सभ्यता ऐसा नहीं है कि आज जो है कि आज अगर सोमवार का दिन है तो अगले दिन जो है मंगलवार को सारी चीजें बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं, समय लगता है। क्योंकि अगर जलवायु बदलने में अगर 30 साल लग सकता है, तो कोई कोई सभ्यता पूरी तरह से फाइनली खत्म होने के लिए उसके लिए 200 साल तो क्यों, इतना तो बनता ही है कि 200 वर्ष लग सकता है, धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त होने में एक समय लगा था। हाँ, ये बात है जो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए पढ़ने से पहले। अगला टॉपिक, जब सिंध सभ्यता आप पढ़ेंगे तो कुछ चीजें एकदम कॉमन है। सिंध सभ्यता के लोग कैसे थे? अच्छा, ये जो पूरी तरह से सभ्यता थी, नगरी थी कि ग्रामीण थी? यानी ये सभ्यता पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, मतलब यहां के जितने भी रोड थे, सड़कें थी, नालियां थी, वो सब के सब क्या थे? पक्के थे। हरे घर जितने थे पक्के थे। सोचिए उस जमाने में सब कुछ पक्का बना करके रखते थे, चाहे नाली हो, सड़क हो, सब कुछ।
और यही व्यवस्था जब कहीं भी आपको दिखाई देता है तो उसको आप क्या कहते हैं? नगरी। आप गोरखपुर चले जाइए, गोरखपुर में सड़कें आपको पक्की मिलेंगी, लेकिन गांव की सड़कें पक्की नहीं मिलेंगी, अभी मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जोड़ो योजना चल रहा है, हर गांव में सीसी रोड चल रहा है। अब तो हम तो कई बार ये देख रहे हैं कि शहरों की रास्ते जो अंदर गलियों के रास्ते हैं ना, उनसे ज्यादा मच बेटर है गांव का, कम से कम। अब देखिए यही चीज है, इसीलिए तो पंचायती राज व्यवस्था लाना पड़ा था, क्योंकि लोग पहले नहीं समझते थे। पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाना पड़ा था? क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जो सबसे निचला स्तर होगा उसका विकास होगा। अब जरा कल्पना करिए कि पूरे क्षेत्र के लिए एक आदमी है जिसको आप बोलते हैं कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जिसको हम क्या बोलते हैं? सांसद। कितने सांसदों से आपका रोज मुलाकात होता है? अगर आप उस तरह के आदमी हैं कि तुरंत फोटो खिंचवा करके डाल दे रहे हैं, कह रहे कि सुबह सुबह सांसद जी से किसी कठिन बात पर वार्ता होते हुए, कोई संवाद करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, अपने अभिभावक से बात करते हुए, हालांकि वो सांसद जी को पता भी नहीं आप कौन है। आप फोटो खींचिए, आप उठा करके डाल दिए, सांसद जी को पता चला कोई ठीक है आया था अपना, लफुआ था अपना, करके चला, वो भी खुश, आप भी खुश। इसके अलावा एमएलए हैं, कितने एमएलए को जानते हैं आप? विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप कितने विधायकों के साथ रोज चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं? अगर ये कर रहे होते तो आप एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, विधायक जी कुछ नहीं करे, अरे तुम्हारे गांव के पास नाली नहीं बना है क्या? नहीं विधायक जी, ठीक है तो 10 लाख का एक है, को कटवा दे रहे हैं, एक तुम्हारे नाम से टेंडर दिलवा दे रहे हैं, जाओ नाली बनवाओ, 5 लाख बनवाना, 5 लाख धर लेना, और ऐसा बनवाना कि टूटे वो। हाँ, पीडब्ल्यूडी का जो जितने सड़कें उड़के बनवाते हैं लोग, ऐसा नहीं है मजबूत वो नहीं बनवा सकते, बनवा सकते हैं। इतने समझदार लोग हैं कि वो जानबूझ के बनवाते हैं कि 5 साल बाद इसको फिर से रिनोवेशन होगा, फिर से बनाया जाएगा इसको, तो ऐसा बनाते हैं कि 3 साल में टूट किनारे हो जाए, बेचारे फिर से उसको काम करते हैं। अच्छा, अगर वो बनाए ना, काम ना करे, तो उसको काम कहां से मिलेगा बेचारे? ये तरीका है। अब देखिए, ना तो एक सांसद आपके गांव के एक एक आदमी को जानेगा। अब आपका आधार कार्ड नहीं बना है, निर्वाचन कार्ड नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड लाल पीला हरियर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे जाके बात करेंगे? सांसद बात करेंगे? वो खाली बैठ के दरबार लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं, आम आदमी की नहीं सुनते हैं। अब आम आदमी जाकर कह रहा है कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो गई है, अगर वो शादी की बात के लिए थोड़ा सा मदद करेंगे तो पहले पूरा विवेचना कर देंगे पूरे शहर में कि हम इसकी मदद किए। ऐसा नहीं कि गुप्त दान कर देंगे शांति से चले जाएंगे, नहीं, पूरा एकदम हल्ला हो जाएगा। विधायक जी के साथ भी वही समस्या है कि पूरा गांव के एक एक आदमी के लिए ये जाके काम नहीं कर सकते, इसीलिए व्यवस्था ये किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पंचायती राज। अब पंचायती राज क्या कर रहा है? अब ये पता है कि ये एक सबसे ऊपर का जो स्तर होगा, जो राज्य के अंतर्गत हम जिले स्तर पर बांटते हैं, उसको बोला जाएगा जिला स्तर। और जिला स्तर के बाद क्या होगा? ब्लॉक स्तर। और ब्लॉक स्तर के बाद क्या होगा? ग्राम स्तर। अब देखिए, हर एक स्तर पर एक मुखिया है जो चीजों को देख रहा है। यहां पर जिला पंचायत दिखाई दे रहा, यहां पर आपको ब्लॉक प्रमुख दिखाई दे रहा, यहां पर आपको गांव का प्रधान दिखाई दे रहा, और सबके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको डीएम दिखाई देता है जो पूरी व्यवस्था को देख रहा है। पूरे जिले को, किसी भी डिपार्टमेंट को सीधे इन्वेस्टिगेट कर सकता है डीएम, सीधे जाके जांच कर सकता है, पूछ सकता है, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, या कोई भी ऐसी चीज संस्था हो, सीधे जाकर के आपके पीसीएफ पर और ये सहज जन पे हर जगह जाकर के वो हाँ जाकर के देख सकता हो। क्यों नोटिस देगा? वो नोटिस नहीं देगा, वो डायरेक्ट जाके जान सकता है। भाई वो जान रहा है ना कि आप क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, स्कूल में योजना आई हुई है सरकार की, और सरकार सीधे की, सरकार ऑलरेडी नोटिस ही नोटिस है, वो डायरेक्ट सीधे स्कूल में पहुंच जाएगा, पूछेगा कि एमडीएम का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को क्या खाना मिल रहा है, क्या डे वाइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मन करेगा तो बैठ के खाना खाएगा वो, और वही बार नहीं, वो मन करेगा तो सारे टीचरों को, प्रिंसिपलों को सब बैठा खाना खिलाएगा कि आप लोग भी खाइए, टेस्ट करिए कैसा है खाना, रिव्यू बताइए हमको, और फिर उसके बाद कहानी बदल जाएगी। कौन? नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि डीएम काम नहीं करते हैं, डीएम सच में बहुत काम करते हैं। 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा आदमी काम करता है, 4-5 घंटा सो पाता है वो। अभी जाके डीएम को देखिए, फोन इतना बजता रहता है, पागल हो जाता है वो। आपको ऐसा, हमको ऐसा लगता है ना कि कोई काम ही नहीं है उसको,
आपको एक दिन आज का मन नहीं किया आपका श्रवण का, आज सर नहीं आएंगे, अब मैसेज डाल दिए, कॉल कर दिए, सो गए आप, वो नहीं कर सकता। डीएम कभी इंजॉय नहीं करता, डीएम के घर वाले इंजॉय करते हैं। हाँ जी, डीएम कभी इंजॉय नहीं करता है, सारा इंजॉय उसकी वाइफ करती है। आप चाहिए देखिए बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में, स्पा सेंटरों में देखिए डीएम की और जो है कि बड़े बड़े जो है कि सीडीओ की वाइफ जाकर के वहां घूमती रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, क्या करें बेचारी वो, अब पैसा आया तो जाए कहाँ। आपका अगर कोई ये तो डीएम दोस्त बन गया ना, अच्छा दोस्त बन गया, कुछ नहीं करे, अगर वो सच में ठान ले, 3-4 तो टेंडर दिलवा दे और बड़े बड़े बिल्डर लोगों से आपको पैसा दिलवाना शुरू कर दे, आप नहीं 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। छोटे छोटे गोरखपुर महाराजगंज बहुत छोटा क्षेत्र है, बहुत बड़ा पावरफुल क्षेत्र नहीं है ना गोरखपुर, तो इतना तो मानिए कि अगर वो सच में ठान ले तो आपको साल में 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ कमा देगा, इतना कर देगा वो, कोई भी काम में फंसा देगा, आपको काम मिल जाएगा आपको। अब ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? वीडियो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात मैं कर रहा हूं। और ग्राम स्तर पर कौन है? वीडियो, वही पंचायत वाला मूवी जो आप देखे थे, ये कैसे विकास के साथ है अभिषेक त्रिपाठी और हर बात पे, तो देखिए ये गांव के प्रधान जी का मदद करेंगे और ये ब्लॉक प्रमुख का मदद करेंगे, समझिए हेल्प कर रहे हैं वो, और ये पूरे जिले के स्तर पे हर चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और वहां के जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं ये उनका सहयोग कर रहे हैं, और वहां के राजनीतिक अधिकारी में ये भी है लोगों के साथ भी बैठेगा वो आदमी। तो ये चीजें आप, मैं वही कह रहा हूं ना कि गांव की सड़कें आपको ठीक मिल जाती हैं कई बार शहरों के अंदर अंदर की सड़कों की तुलना में, कारण क्योंकि गांव में एक गांव के प्रधान को पता है कि पूरे गांव में हमारे 3000 लोग हैं टोटल, इतने लोग हैं उसके, अब इसको एक आदमी 3000 लोगों का ध्यान दे देगा ठीक से? इनको पता है कि पूरे एक सांसद जी के क्षेत्र में तकरीबन 10 लाख लोग हैं, अब बताइए ये 10 लाख लोगों का ध्यान दे पाएंगे कि 3000 लोगों का ध्यान दे पाएगा? ये तो बाई नेम बाई फेस जानता होगा, और नहीं जान पाया तो प्रधान नहीं बन पाया, क्योंकि देश में राष्ट्रपति का चुनाव एक हद तक ठीक है, गांव का प्रधान का चुनाव नहीं ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते, क्योंकि यहां पर आदमी वोट भी ना बांटता है, वो आई लाना 500 दे लाना उनका, अरे हमारा लड़का तो बीमार था तो बाइक दिए थे 4 बजे भोर में, उनका लड़का बोलरो भी दिए थे, तो 7 वोट है हमारे घर में, ऐसा करते हैं तीनों हमारे लिए आउट ठीक है, वो बाइक दिए थे 1 वोट उनको देंगे, 3 वोट ये बोलरो वाले के देंगे, हॉस्पिटल तक 1 लोग गए थे 3 लोग वोट उनको, पैसा सब तीनों देते हुए हैं बेचारे को, ले लिया। अच्छा ये बोल रहा है 7 वोट वहां प्रधान जी आप ही देंगे, और तीनों को बोल रहा है बतिया, इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई चीज नहीं है गांव के प्रधान चुनाव में, पूरा मतदान क्या होता है? गुप्त मतदान होता है, पकड़ में ही नहीं आता है कि ये आदमिया वोटवा किसे देना, और जब जब काउंटिंग वाला बात होता है तो पता चला कि एक ही वोटवा को 4 लोग पदाधिकारी हैं, चारों काउंट करते हैं अपने में, हमारा आदमी है हमारा आदमी, क्योंकि सबके वहां मुर्गा दारू निपटा चुका है वो, तो पल्ले पड़ता नहीं है चीज। तो ये देखिएगा, तो ये कम लोगों के लिए विकास करना बहुत आसान होता है, इसीलिए तो बनाया गया था ग्राम स्तर, ताकि छोटी छोटी चीजों को पकड़ा जा सके। अब ऐसा है कि जब हम नगरीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, नगरीय सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता में समझ में आया ना, सड़कें हैं। नगरीय सभ्यता के बाद क्या है? आप जितनी भी नालियां हैं या वहां पे जो सड़कें बनी हुई हैं, वो सारी सड़कें कैसी हुआ करती थी? समकोण पर। एग्जाम में पूछता है कि वहां की सड़कें कैसी थी? समकोण थी। आप देखेंगे कि वहां पर विशाल अन्नागार भी है, बाजार सिस्टम भी बढ़िया से वो लोग जनरेट करके रखे हुए हैं, मोहनजोदड़ो वाली फिल्म में देखे होंगे। यानी कुल मिला करके अन्नागार देखिए, तो ये थोड़ा सा लगता है कि ये ना पहले से काफी तुलना में एडवांस है, और ग्रामीण सभ्यता जैसी कोई व्यवस्था इनको दिखाई नहीं दे रही है। हर तरह से ये डेवलप है और सुरक्षित है, हर तरह से। घर भी बना रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, तो जो मकान बना रहे हैं ये घर अपना बना रहे हैं, तो जो मुख्य दरवाजा हो रहा है इनका, उस मुख्य दरवाजे पर ये लोग यहाँ पर अपना पतला सा एक रास्ता निकालते हैं, और घर के पीछे से बड़ा रास्ता रहता था, जानबूझ करके कि जो डस्ट आए, धूल आए, वो मुख्य दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश ना करे। वो लोग अक्सर पीछे से निकलते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां घर से पीछे से निकल रही हैं, आगे से नहीं निकल रही। अभी क्या है, सब बाहर जाता है, डस्ट होता है। उनका थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग था। जितने घरों में देखेंगे, हर घर में टॉयलेट, वॉश बेसिन, हाथ धुलने वाला टॉयलेट होता था। यानी इस तरह से सारा चीजें जो जितना मॉडर्न हो सकता था वो लोग करते थे।
लेकिन आप अगर इसको पढ़ेंगे, जब आपका अगर ये जो टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक काल, तो वैदिक काल में आप क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल को आप कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों। और समय का पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1500 से लेकर के 600 ईस्वी तक, BC तक। तो वैदिक काल में जो पहला कालखंड होता है उसको बोला जाता है पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल। इसी पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन चलता है वो चलता है 1500 से लेकर के जब तक भारत में क्या नहीं मिल जाता है, लोहे की प्राप्ति नहीं होती। और उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा जो मेरठ के पास में है, वहां से लोहे की प्राप्ति होती है 1000 BC के समय। उस समय तक का जो कालखंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। और इस बात का पूरी तरह से साक्ष्य जो मिलता है वो कौन से वेद से मिलता है? ऋग। और हमारे वहां जो वेद हैं, टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। उन 4 वेदों में जो पहला फर्स्ट वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद आता है, ये तो हो गया इसका पहला फेज जो कि वैदिक काल का आप पढ़ेंगे। ये है दूसरा फेज जिसमें इसका नाम रखा गया है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये है दूसरा फेज। और इसका समय कब से कब तक चलेगा? 1000 BC से लेकर के कब तक? 600 BC। अब आप इस बात को पिछले वाले बात से जोड़ के देखेंगे, अभी तो समझ में आ जाए। पिछली वाली बात में आपने ये देखा था कि जो पूरी व्यवस्था है वो कैसी थी? नगरी थी। सड़कें एकदम चौड़ी थी, हर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे यहां पर ऐसे क्रॉस करती हैं। गांव में क्या होता है, समकोण पे सड़कें नहीं काटती हैं। जैसे यहां तक गए, अब बाबू साहब का घर है, अब वहीं से ऐसे हो गया, ठीक है। चौधरी जी का घर है, यहां से ऐसे। बाबा जी का घर है, यहां से ऐसे। पूरा गौवा में ऐसे सांप सीढ़ी जैसा आपको रोड मिलेगा। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में ये सीधे यहां से आया, किसी का घर हो 90 डिग्री, किसी का घर हो 90 डिग्री, क्योंकि भाई आना जाना है, रोज प्रतिदिन का यात्रा करना है। यहाँ क्या है कि थोड़ा सा हम आगे गए तब तक कोई स्थान पड़ गया, फिर चेंज कर दिए। इस तरह से सड़कें आपके ग्रामीण दिखाएंगी। लेकिन ये जो सिंध सभ्यता थी, नगरी थी और सड़कें कैसी थी? समकोण थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और किसी भी विकसित समुदाय का जो सड़कें होती हैं वो हमेशा समकोण होती हैं। नालियां बनी होती थी, ऐसा नहीं कि पानी चल रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं बह रहा है, नहीं। एक नाली बनता था, एक ढलान होता था और वो पूरी पानी एक जगह जाकर के स्टोर होता, इकट्ठा होता। सबसे मजे की बात तो ये थी, ये लोग जब नाली बनाते थे ना, जैसे मान लीजिए ये घर है इनका, इस घर से इन लोगों को नाली बहाना था। तो ये क्या करते थे, इस नाली के बीचों बीच में, मान लीजिए एक जगह पूरा पानी स्टोर हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक पॉन्ड है बहुत बड़ा सा, तो वो लोग पूरी नाली की सफाई नहीं करते थे आज की तरह। ये क्या करते थे, एक जगह ऐसे गड्ढा जैसा पूरा, यहाँ पर गार्बेज इकट्ठा होने के लिए पूरा गड्ढा कर देते एक जगह, और वहां टंकी जैसा बना देते, फिर बीच में एक जगह और कर लेते, और ढलान होता था, पूरा अच्छा खासा ढलान होता था, यानी किचन से ही ढलान सीधे होता था, कहीं कुछ ना हो, पानी एकदम खर से एक बार में जाए, सीधे जाके गिर जाए। तो ये लोग क्या करते, जितना जो जमा होता था ना, जो भारी मलबा होता था, गंदगी होती थी, वो आकर के इसी में, जो डस्ट होते थे इसी में बैठ जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, सीधे इसी को खोलते थे, इसको साफ करते थे, नाली पूरी साफ। अब आज की तरह नहीं, आप देखेंगे पूरा गोरखपुर चले जाइए, चाहे यहीं पर चले जाइए, कहीं भी देवरिया में चले जाइए, सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड की दुकानें लगी हुई हैं। नगर निगम वाले आए, बहुत मेहनती है, वो क्या करते, अब तो हाथ से भी नहीं निकालना है, सीधे जेसीबी घुसाए अंदर, और पूरा ये जो गार्बेज है ना, वो यही बहर में ऐसे पटक दिए, एकदम ऐसे। अब ऐसे पूरे रोड के किनारे। अब आप जानिए, देखिए आज ले भी नहीं जाएंगे वो, क्योंकि सूखेगा तब तो ले जाएंगे, अभी तो गीला है, तो आज इसको छोड़ दिए। अब एक दिन तो वहां नरक है, और वहीं पर जो है कि वो मोमो बेच रहा है, टिकिया बेच रहा है, चाट बेच रहा है, ये गली में बेचते हैं सब। हाँ, आपको अगर मैं सबसे अच्छा होता, बैंक रोड चले जाइए,
बैंक रोड जाते हैं ना आप लोग, बैंक रोड पे जो अग्रवाल हॉस्पिटल है, वहां से द्विवेदी ब्रदर्स के लिए, बक्सीपुर के लिए जाइए, आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे दाहिने साइड में सब स्ट्रीट फूड लगा हुआ है, जिधर जुबली स्कूल है, आप पाएंगे कि पूरा का पूरा एकदम गंदगी से पाटे हुए हैं। और वहीं पर जो है कि बढ़िया वाला लिट्टी, गोरखपुर का स्ट्रीट फूड वाले में सबसे अच्छा बिरयानी, सब वहीं लाइन से बिक रहा है। गोलगप्पा, पकौड़ी एक तो छानता है दिनवा भर। अब पूरा इतना भीड़ रहता है कि जो ऑफिस लोग जाते हैं वो भी रुक रुक के खाते हैं। अब वहीं महक रहा है तो थोड़ा सा दिमाग का सारे नसें खुल भी जाती हैं इंसान की, और मन लगता होगा। अब सोचिए कि इस तरह से हालत हुआ है। अब तबले मानसून आ गया, अभी सूख रहा था, अभी तो इसे 2 दिन से बदबूस परेशान थे। अब क्या हुआ कि फिर से पूरा बारिश आया, आधा इसमें गया, आधा सड़क पर चला गया, नगर निगम वाले नहीं आए। अब पूरा पता चला कि पूरा रोड पे रोड हो गया। अब जो ये मिट्टी रोड पर आ गई ना, रोड अब अगले दिन धूप होगा, अब रोड की वाली मिट्टी तो नहीं उठा पाएंगे वो। सबसे डेंजर चीज है कि रोड पे जो मिट्टी बिछ गई उसको वो उठा ही नहीं सकते। अब क्या, जैसी मिट्टी सूखेगी, अब जैसे कोई गाड़ी गया, अब वो धूल बन के आपकी आंख में घुसेगा। अब नहीं कहते कि बड़ा डस्ट बा, बड़ा धूल, बड़ा परेशानी हो रहा है, वो कहीं और से नहीं पैदा हो रहा है, वो नरियक है। और यहाँ आप हाइजीन निपटा रहे हैं, आप बाकायदे सैनिटाइजर लेकर के हाथ वाथ मल करके पूरा सफाई से जा रहे हैं। आपको क्या पता है कहाँ का माटी है, वो कहाँ जा रहा है, भगवान जाने। तो वो सारी चीजें, लेकिन उस टाइम में ऐसा था कि वो सीधे इसको साफ करते थे, आज ही साइड करते। हम आज भी इस चीज को सही से व्यवस्थित करके नहीं समझ। अब 1000 BC तक मान लीजिए ये उत्तर वैदिक काल का समय है, ये ऋग्वैदिक काल का समय। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या है कि जो वहां और यहां में अंतर है। अंतर ये है कि वो पूरी तरह से नगरी थे और ये पूरी तरह से क्या है, ग्रामीण। ये ग्रामीण सभ्यता है। यानी आपके दिमाग में एक बात बैठना चाहिए कि वैदिक काल का जो समय है वो पूरी तरह से ग्रामीण व्यवस्था है। अब यहां पर आपको पक्की सड़क नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, कच्ची। अब यहां पर पक्के मकान नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कच्चे मकान। वॉश बेसिन, टॉयलेट, ऐसी चीजें भूल जाइए, खत्म हो गई। अब कहानी दूसरा हो चुका है। तो ये व्यवस्था थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अच्छी चीजें बदली हुई हैं, लेकिन ये पूरी तरह से व्यवस्था क्या हो गया, ग्रामीण, और वो व्यवस्था क्या हो गई, शहरी हो गई। तो ये जो है पहला, जो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वैदिक काल से। तो वैदिक काल को ऐसे आप एक बार फ्रेम कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ समझाते हुए कि हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। अपने नोट्स में इसको फ्रेम कर लीजिए। ये ये बनवा दिए थे, जो लोग नहीं बनाए तुरंत बना लीजिए, 2 मिनट लगेगा। एक मिनट लगेगा, बना लीजिए तो। वैदिक काल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आर्यों के बारे में। क्यों, और आर्य कहाँ से आए थे, तो अब तक की जो सूचना है मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का जो निवास है, स्थान है, वो भारतीय, जो ये मध्य एशिया का जो महाद्वीप के अंतर्गत एरिया आता है, उसके अंतर्गत को रखा जाता है। हो गया, चला जा आगे, हटा देना।
देखिए, वैदिक काल में आप पढ़ते किसके बारे में है? आर्य के बारे में। आर्य का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। एग्जाम में खूब पूछा गया है। अब बात यह कि ये जो आर्य हैं लोग, ये वैदिक काल कहिए या आर्य सभ्यता कहिए, बात एक ही हुआ। नहीं, इसको हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता, ये सब नोट्स में आपके होने चाहिए। आप ऐसे उतारते भी चलिए हमारे साथ ही समझते हुए। फ्रेमिंग करिए, सबसे अच्छा रहेगा, फ्रेमिंग करिए, अच्छा रहेगा वो। तो आर्य सभ्यता के अंतर्गत हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं, और आर्यों के बारे में पढ़ने में हम उनके निवास स्थान को लेकर के समझते हैं। उनका निवास स्थान कहाँ था? अब अलग अलग विद्वानों का इनके निवास के स्थान के बारे में अलग अलग राय है। कुछ विद्वान इनको मध्य एशिया से बताते हैं, कुछ इनको जो है कि तिब्बत वाले क्षेत्र से बताते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ब्रह्मर्ष क्षेत्र से आए हुए हैं। जैसे कुछ जो भारत के विद्वान हैं, उन लोगों में कुछ लोगों का मानना ये है, जैसे एक है पंडित गंगा नाथ, हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अनुसार जो है आर्य कहाँ के निवासी थे? तो ये मानते थे कि जो आर्य थे वो ब्रह्मर्षि क्षेत्र के, ब्रह्मर्षि क्षेत्र के। चल लीजिए, आर्य कहाँ से आए हुए थे? ब्रह्मर्षि क्षेत्र। अब एग्जाम में मान लीजिए पूछे ब्रह्मर्षि क्षेत्र है कहाँ, तो कहाँ बताएंगे? पंडित गंगानाथ झा जो थे, उन्होंने कहा कि आर्य जो है वो कहाँ से आए हैं। एक एक कैरेक्टर को एकदम याद करते चलिएगा आप लोग। कहाँ से आए थे वो? ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहाँ है भारत में? हुँ? नहीं, भारत में ब्रह्मर्षि क्षेत्र जो है आपका, देखिए, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, ठीक है। एक गंगा नदी हो गई, इस जगह को जान जाइए, और ये हो गई यमुना नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से? गंगोत्री से। हाँ, हाँ, गंगा, गौमुख से निकलती। और यमुनोत्री बंदरपूर से निकलती है। ये जो दोनों नदियां बह रही हैं ना, इन दोनों नदियों के जो मिड का क्षेत्र है, यानी ये बीच का जो क्षेत्र है, समझ रहे हैं, इसी बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ब्रह्मर्षि। समझ में आ गया? यानी इनके हिसाब से, जो भारत के थे पंडित गंगानाथ झा के हिसाब से, आर्य कहीं बहुत विदेश से नहीं आए हुए हैं, बल्कि कहां से आए हुए हैं? यहीं के रहने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि गंगा यमुना के जो बीच का जो द्वाब का क्षेत्र है, क्यों द्वाब ही है ना वो, दो नदियों के बीच का जो सेंटर का बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्वाब। सबसे उपजाऊ मिट्टी। तो इनके अनुसार कहां से आए हुए हैं वो? कहां से आए हुए हैं? ब्रह्मर्षि क्षेत्र से आए हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए। एक है अविनाश। अविनाश विद्वान है, अविनाश लिख लीजिए इनके अनुसार। अविनाश चंद्र, पूरा नाम लिख लीजिए। अविनाश चंद्र के अनुसार, अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं। सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। दूसरा हो गया। पहला, दो लोगों का समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाए पंडित गंगानाथ झा का के अनुसार आर्य कहाँ से आए हुए हैं, तो क्या बताएंगे आप? ब्रह्मर्ष क्षेत्र। ब्रह्मर्ष क्षेत्र कहाँ पर है? गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का मिड का जो क्षेत्र है, वहीं से आया हुआ है। तो ये बताइए कि गंगा नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? मतलब भारत के किस जिले से प्रवेश करती है? कहाँ से? नहीं,
उत्तराखंड से जब वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट से पहले पहुंचती है? बिजनौर पड़ती है। अच्छा, गंगा नदी और भागीरथी जहां मिलती है उस स्थान को हम कौन सा प्रयाग कहते हैं? और कौन सा प्रयाग रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? हाँ, विष्णु प्रयाग कब बनता है? धौली गंगा और अलकनंदा। सही है, धौली गंगा और सबसे पहला प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन बनता है? नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। चौथा रुद्र प्रयाग। पांचवा देव प्रयाग। अच्छा, ये बताइए कि ऋषिकेश पहले पड़ता है कि हरिद्वार पड़ता है? राजा जी नेशनल पार्क किस चीज के लिए बहुत फेमस है? अच्छा, भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है? टिहरी बांध किस राज्य के अंतर्गत है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। वो किस राज्य के अंतर्गत है? किस नदी पर है? महानदी पे। ठीक। तीसरा नोट कर लीजिए। एल डी कल्क। एल डी कल्क, इसको कंप्लीट कर दे। एल डी कल्क, ये भी एक राइटर है। इनके हिसाब से जो ये लोग आए थे, आर्य लोग, वो कश्मीरी हिमालय के क्षेत्र से या हिमालयी कश्मीर से थे। हाँ, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र से ये लोग भारत आए थे। चौथा राजबली पांडे। कौन? क्या बात कर रहे हो? हाँ, मध्य देश से आए थे ये, मध्य क्षेत्र से। भी तो ये डिसाइड ही नहीं है। मध्य क्षेत्र से।